यह कहानी 138 साल पहले उस टाइम पर शुरू होती है जब हमारा देश भारत दोहरी गुलामी से जूझ रहा था। एक अंग्रेजों की और दूसरी इन्हीं अंग्रेजों के साथ मिलकर छोटे छोटे राजाओं और जागीरदारों की। गरीब किसान हर दिन इनके जुल्म का शिकार बनता था। इनके जुल्म की हद ये थी कि अंग्रेजों का एक लॉर्ड जॉन हर्टन पुलिस के साथ मिलकर किसी को ढूंढ रहा होता है। वो एक किसान के घर जाता है। किसान अपने बेटे के साथ झोपड़ी से बाहर आता है। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे घर में कोई और है? वो किसान कहता है कि नहीं। जिसके बाद हर्टन उस किसान और उसके बेटे को झोपड़ी के अंदर भेज देता है और उन्हें गोली मरवा देता है। गुलामी और जुल्म के इसी दौर में पंजाब के घग्गर में जियोनी मोड़ ने बगावत का एक नया इतिहास लिखा था और आज हम जियोनी मोड़ की इसी कहानी को देखने वाले हैं और ये एक सच्ची कहानी है। शुरुआत होती है और हम देखते हैं जियोना की माँ शांति अपनी बेटी और पड़ोस की एक औरत के साथ खेतों से वापस आ रही थी। वो खेत कभी जियोना के परिवार वालों का हुआ करता था, लेकिन कर्ज की वजह से अब जागीरदार ने उस खेत पर कब्जा कर लिया था। शांति अपने बड़े बेटे किसना के लिए खेत से साग तोड़ लेती है। साग तोड़ते हुए जागीरदार का एक आदमी उसे देख लेता है। शांति अपने घर आती है, वो साग बनाती है और किसना के आने का वेट करने लगती है। लेकिन तभी जागीरदार अपने आदमियों के साथ वहां आता है और उसके घर के सारे मिट्टी के बर्तनों को तोड़ देता है और शांति से कहता है कि अगर तुम्हें साग खाने का शौक है तो उसे अपने खेत में उगाओ। शुक्र मनाओ कि इस वक्त तुम्हारे घर में कोई मर्द नहीं है, वरना मैं इन हंडियों के साथ साथ उनकी हड्डियां भी तुड़वा देता। इधर जियोना पहाड़ियों पर कुछ काम कर रहा होता है। तभी घोड़े पर सवार उसके पड़ोस का एक लड़का चतरा उसके पास आता है और घर पर जो हुआ सब कुछ जियोना को बता देता है। जियोना अपने घर जाता है। उसकी माँ और बहन दोनों रो रहे होते हैं। जियोना अपनी माँ को समझाता है और कहता है कि जो कुछ भी हुआ सब भूल जाओ और बड़े भाई किसना को कुछ भी मत बताना। लेकिन उसकी बहन कहती है कि मैं भाई को सब कुछ बताऊंगी। जियोना उससे कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर भाई ने कुछ भी किया तो जमींदार उसे पुलिस से पकड़वा देगा, हम सबको मरवा देगा। और जिस घर में जवान बहन हो उस घर के भाई बाहर दुश्मनी मोल नहीं लेते। दूसरी तरफ हम देखते हैं गुरुद्वारे में दो लड़के आते हैं। वो उस जगह पर बैठ जाते हैं जहाँ लोग मत्था टेकते हैं। उस जगह का अपमान करने लगते हैं। गुरुद्वारे के संत उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वो दोनों नहीं मानते। तभी किसना वहाँ आता है, उन दोनों की पिटाई करने लगता है। उसी टाइम जयमल नाम का एक बागी या फिर यूं कहें डाकू वहाँ आता है। जमींदार के आदमियों को डराकर वहाँ से भगा देता है। वो किसना को अपने साथ लेकर जाता है और किसना से कहता है कि अगर तुम्हें लड़ना ही है तो इन आवारा लड़कों से क्यों लड़ते हो, जमींदार से लड़ो और अगर मन है तो अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छुपने की जगह बंदूक और गोली सब दूंगा। किसना मना कर देता है और अपने घर जाने लगता है। लेकिन बाजार में उसे जागीरदार के दो लोग मिल जाते हैं। किसना उन दोनों की पिटाई करता है और अपने घर आ जाता है। घर पर किसना की माँ, बाबूजी और जियोना भी उसे समझाते हैं कि हमें हवेली वालों से दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। ऊपर से जागीरदार राजा का रिश्तेदार भी है। अगर हमने कुछ भी किया तो वो लोग तोपों से हमारा घर उड़वा देंगे और होता भी यही है। अगली सुबह जागीरदार के कहने पर पुलिस वाले किसना के घर आते हैं, उसे गिरफ्तार करते हैं और थाने ले जाकर उसकी अच्छे से पिटाई करते हैं। लेकिन किसना के बदन पर पड़ने वाली हर एक लाठी उसे बागी बना रही थी। पिटाई करने के बाद वो लोग किसना को छोड़ देते हैं। किसना के गांव वाले उसे लेने के लिए गांव के बाहर खड़े होते हैं, लेकिन किसना उनके साथ अपने गांव अपने घर नहीं जाता। वो जयमल के पास जाता है और हवेली के लिए पूरी तरह से बागी बन जाता है। जयमल के दिए हुए घोड़े पर सवार होता है। बंदूक लेकर अकेले ही हवेली पहुंच जाता है। हवेली में उस वक्त जागीरदार नहीं होता। वो जागीरदार की पत्नी के पास जाता है, उसे डराता है और उसके हाथ का कंगन ले लेता है और कहता है कि जागीरदार से कहना कि अगर एक बाप की औलाद है तो किसने मोड़ से कंगन वापस लेकर दिखाए। किसना वापस जयमल के पास जाकर पहाड़ियों और जंगलों में छुप जाता है और इन सब में किसना के साथ चतरा भी होता है। इसके बाद किसना अमीरों से लूटकर गरीबों में बांटने वाला बागी लुटेरा बन जाता है और 2 साल तक इलाके में अपना दबदबा बना कर रखता है। इसी बीच घर पर जियोना घर की पूरी जिम्मेदारी संभालता है। उसकी बहन गुड्डू की शादी भी तय हो जाती है। इधर जयमल किसना को लेकर अहमद डोगर नाम के एक आदमी के पास जाता है। डोगर के बारे में उस वक्त मशहूर था कि डोगर से बड़ा दोस्त और डोगर से बड़ा दुश्मन कोई नहीं। दोस्तों के लिए जान देना और दुश्मनों को
जिंदा नहीं छोड़ना, यही डोगर की खासियत थी। डोगर उनके लूट का माल अपने पास रखता है और बदले में उन्हें खाने पीने की चीजें और हथियार मुहैया करवाता है। और एक दिन डोगर, किसना और जयमल बागियों की एक महफिल में जाते हैं जहां बहुत सारे बागी इकट्ठा होते हैं और उन्हीं में से एक के साथ डोगर का झगड़ा होने लगता है, लेकिन किसना बीच में आता है और डोगर को बचा लेता है। उस दिन के बाद से डोगर किसना को अपने भाई जैसा मानने लगता है और दोनों आपस में पगड़ी भी बदलते हैं। पंजाबी कल्चर में पगड़ी बदलने का मतलब है कि पगड़ी बदलने वाले से आपका एक अटूट रिश्ता बन जाता है। इधर किसना के घर पर उसके बहन की शादी की तैयारी होती है। रात में सबसे छुपकर सालों बाद किसना अपने घर आता है। घर पर जियोना ने सारी तैयारी कर ली थी। रात में सबसे मिलकर किसना वहां से चला जाता है। अगली सुबह उनके घर बारात आने वाली होती है। सब लोग बारात का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उनकी शादी का बिचौलिया दौड़ते हुए आता है। वो जियोना को बताता है कि रास्ते में जागीरदार और उसके आदमियों ने बारात को रोक लिया था और सबको डराकर वापस भेज दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने दूल्हे की पगड़ी को उतारकर एक पेड़ पर टांग दिया है। जियोना उस पगड़ी को लेकर अपने भाई किसना के पास जाता है और उससे कहता है कि इसीलिए मैंने कहा था कि जिस घर में जवान बहनें हों वहां भाई दुश्मनी मोल नहीं लेते। किसना भी गुस्से में होता है। वो लड़के वालों के घर जाता है और उनसे कहता है कि आपके साथ साथ हमारी इज्जत भी गई है। दोनों की इज्जत और पगड़ी वापस से सर पर सजाना है, इसलिए आप लोग दोबारा बारात लेकर आइए और उस जागीरदार को मैं देख लूंगा। और अगले दिन किसना रास्ते में एक जगह पर जागीरदार को रोक लेता है और उसके आदमियों सहित उसे भी जान से मार देता है। जागीरदार की मौत के बाद जयमल भी डर जाता है और किसना से कहता है कि हमने राजा के रिश्तेदार को मारा है और अब भागने के लिए हमारे पास जमीन भी कम पड़ जाएगी। वो लोग डोगर के पास जाते हैं। डोगर किसना से कहता है कि मैं अनाज और हथियार तुम्हें पहुंचाता रहूंगा, तुम लोग कहीं छुप जाओ। किसना और चतरा छुप जाते हैं। डोगर और उनके बीच का कनेक्शन होता है जयमल। इधर हम देखते हैं राजा को, जो कि अंग्रेजों के लॉर्ड जॉन हर्टन को बुलाता है और किसी भी हाल में किसना को ढूंढकर मारने के लिए कहता है। हर्टन अपनी हंटिंग शुरू कर देता है। वो गांव वालों को डराता है और उन सब से किसना का पता पूछता है, लेकिन कोई भी किसना के बारे में हर्टन को कुछ भी नहीं बताता। अब हर्टन अपनी फोर्स के साथ डोगर के पास जाता है और उसे भी धमकाता है, जिसके बाद डोगर जयमल से कहता है कि अगर मेरी तरह तुम भी जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें पता है क्या करना है। जयमल किसना के पास पहाड़ियों में जाता है, लेकिन जयमल को देखते ही किसना समझ जाता है कि अब जयमल उसके साथ गद्दारी कर रहा है। वो जयमल को मार देता है और रात में डोगर से मिलने के लिए उसके घर जाता है, जहां डोगर उसके शराब में नींद की दवा मिला देता है। जब किसना को होश आता है तब तक हर्टन और उसके आदमी वहां पहुंच चुके थे। वो लोग किसना को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे काला पानी भेज देते हैं। इधर एक तरफ किसना के बहन की डोली उठ रही होती है तो दूसरी तरफ किसना को जेल लेकर जा रहे होते हैं। कुछ दिनों बाद एक आदमी जियोना के घर आता है। वो बताता है कि मैं काला पानी से आया हूँ, जहाँ किसना की मौत हो चुकी है। उसके घर का माहौल मातम में बदल जाता है, लेकिन अगले ही दिन जियोना भी बागी बनने का फैसला करता है। हमेशा लड़ाइयों से दूर भागने वाला जियोना अब अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए मैदान में उतर जाता है। चतरा उसे कई सारे बागियों से मिलवाता है, लेकिन डोगर पर हाथ डालने के लिए उन्हें बड़ी तैयारी की जरूरत थी और इसलिए वो लोग अतरा नाम के एक बागी के पास जाते हैं। अतरा तैयारियों में उनकी मदद करता है। अतरा उससे कहता है कि मारने को तो राजा को भी बंदूक की एक गोली से मारा जा सकता है, लेकिन जिसे मारने जाओ उसके मन में तुम्हारा डर होना जरूरी है। तुम्हारा नाम सुन के उसकी धड़कन बढ़ जानी चाहिए। फिर क्या, जियोना इलाके में अपनी धाक जमाना शुरू करता है। वो सबसे पहले एक अंग्रेज जज को मार देता है, जिसने गरीबों की जमीनों को कर्ज के बदले कुर्क करने का आदेश दिया था। फिर वो बाजार जाता है, एक लाला को पकड़ता है जो गांव में गरीब किसानों को कर्ज देता था और फिर बेईमानी से उनकी जमीनें छीन लेता था। वो लाला से उनके हिसाब की सारी कापियां मंगवाता है और उन्हें जला देता है, जिसके बाद जियोना धीरे धीरे गरीबों का मसीहा बनकर सामने आता है। आसपास का हर एक लाला
हर एक जागीरदार उससे डरने लगता है। फिर ज्योना अपने आदमियों के साथ डोगर की हवेली पर जाता है और डोगर को धमकी देता है कि आने वाली अमावस्या की रात मैं तुम्हें मारकर अपने भाई की मौत का बदला लूंगा। डोगर उसकी धमकी से डर जाता है। वो भागकर राजा और जॉन हर्टन के पास जाता है। राजा हर्टन से कहता है कि डोगर ने किस्ना को मारने में हमारी मदद की थी, इसलिए ज्योना के हाथ से डोगर की मौत हमारी ही हार होगी। किसी भी हाल में हमें डोगर को बचाना होगा। जिसके बाद हर्टन अपनी फौज के साथ ज्योना को ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन ज्योना सबसे छुपकर डोगर को मारने की तैयारी में लगा होता है। इस बीच हर्टन बिना किसी वजह के गरीब किसानों को गोली मारता रहता है ताकि कोई डर कर उसे ज्योना का पता बता दे, लेकिन कोई भी हाल में हर्टन को सपोर्ट नहीं करता। इधर हर्टन से छुपते हुए भागते हुए ज्योना अपनी बहन की ससुराल पहुंच जाता है। थोड़ी देर अपनी बहन से मिलने के बाद ज्योना वापस जाने लगता है, लेकिन उसकी बहन कहती है कि बस आज की रात रुक जाओ, कल चले जाना, पता नहीं फिर मैं तुम्हें कभी देख पाऊंगी या नहीं। ज्योना वहां रुक जाता है, लेकिन अतरा और चतरा दोनों वहां से चले जाते हैं क्योंकि उन सब का एक जगह पर रुकना ठीक नहीं था। ज्योना सो रहा होता है, तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं। ज्योना दरवाजे से झांक कर देखता है तो हर्टन अपनी पूरी फौज के साथ वहां पहुंच चुका था। उसने ज्योना की बहन को बंदूक की नोक पर रखा था। मजबूरन ज्योना खुद को सरेंडर कर देता है। हर्टन उसे लेकर राजा की जेल पहुंच जाता है। राजा आदेश देता है कि इसने डोगर को अमावस्या की रात मारने के लिए कहा था, इसलिए अब इसे अमावस्या की रात को ही फांसी पर लटका देना। और आखिरकार अमावस्या की रात भी आ जाती है, लेकिन ज्योना जेल तोड़कर भाग जाता है। दरअसल जेल में काम करने वाले दो पुलिस वाले ने भागने में ज्योना की हेल्प की थी, क्योंकि वो दोनों ज्योना के अच्छे कामों से प्रभावित थे। ज्योना उनके लिए एक मसीहा होता है, लेकिन हर्टन उन दोनों को गोली मरवा देता है और ज्योना को फिर से ढूंढना शुरू कर देता है। इधर ज्योना अपने सभी साथियों के साथ डोगर की हवेली पर हमला कर देता है। अपने 5 साथियों की मौत के बाद आखिरकार ज्योना डोगर को पकड़ लेता है। उसे गोलियों से छलनी करके उसके ही आंगन में पेड़ पर लटका देता है। उसका बदला पूरा हो चुका था और अब उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद होता है, गरीबों की मदद करना। एक तरफ ज्योना गरीबों की मदद के लिए लूटपाट करता है, दूसरी तरफ डोगर की मौत के बाद से ही हर्टन उसे ढूंढ रहा होता है। और फिर एक दिन ज्योना अपने साथी अतरा और चतरा के साथ नैना देवी की मंदिर में माथा टेकने जाता है। वो माथा टेकता है, तभी उसे एक औरत की आवाज आती है जो ज्योना से कहती है कि ज्योने, तेरे ऊपर तो माता रानी की कृपा है, तेरी राह में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, लेकिन कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना, बस अपना रास्ता चलते रहना। इधर हर्टन को खबर मिल चुकी थी कि ज्योना मंदिर में है। वो पूरी मंदिर को घेर लेता है। ज्योना के बच निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन तभी बाहर छुपा अतरा पुलिस वालों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। मौका पाकर ज्योना वहां से भाग जाता है। पुलिस ज्योना का पीछा करती है। भागते भागते ज्योना एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां से आगे कोई रास्ता नहीं होता, बस एक गहरी खाई होती है। ज्योना पुलिस से बचने के लिए उस गहरी खाई में कूदने वाला होता है। तभी यह फिल्म खत्म हो जाती है। दरअसल इतिहास में भी ज्योना मौड़ की मौत का कोई सही प्रमाण नहीं है। क्रेडिट्स में हमें बताया जाता है कि कुछ इतिहास के मुताबिक ज्योना को मंदिर में ही पुलिस ने पकड़ लिया था और कुछ सालों के बाद जेल में उसे फांसी दे दी गई थी। और कुछ इतिहास में लिखा है कि ज्योना पुलिस से बचकर भाग रहा था, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देख लिया। माता रानी ने उसे पीछे मुड़ने से मना किया था, लेकिन उसके पीछे मुड़ने के बाद पुलिस की गोली लगने से ज्योना की मौत हो गई थी। ज्योना की मौत कैसे भी हुई हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ज्योना की कहानी जानने वालों के दिलों में ज्योना मौड़ आज भी जिंदा है।